नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक पेरिटियम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 4 के बारे में। जो तालीमार्थी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा कि अभी सीबीटी एग्ज़ाम चल रही है, तो उनमें कौन से क्वेश्चन आएंगे उसका मैंने 3 मॉड्यूल दे दिया है। अब आज हम चौथे मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये मॉड्यूल बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में है। अगर आपने 3 मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस मेरे चैनल में डाले हुए हैं और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगी, तो आप वो तीनों मॉड्यूल देख लेना क्योंकि उन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तांबा के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब कॉपर एटम जो होता है उसके थर्ड सेल में कितने परमाणु होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो उसमें कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल? ये हमें 4 ABCD दिया गया है, 4 मटेरियल दिए गए हैं। इनमें से ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वाला हमारा सेमीकंडक्टर है। तो इनमें से ये जो जर्मेनियम है वो वाला सेमीकंडक्टर, यूरेका, एबोनाइट और मैंगनीज, वो तीनों के तीनों सेमीकंडक्टर नहीं हैं। नियॉन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? मतलब जब कभी भी हम AC सप्लाई को चेक करते हैं और इसमें नियॉन लैंप होता है तो उसकी पोलैरिटी क्या दिखाती है, वो इसमें क्या होता है? तो उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड होता है वो जलता है, मतलब दोनों बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड ग्लो होंगे। इसमें क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा 500 का लैंप है, 500 वॉट का एक लैंप है, वो हमारे घर में 5 आवर तक चल रहा है, तो उसमें कितनी एनर्जी यूज़ होगी यूनिट में? हमारे घर में आता है ना पावर, वो ऑलवेज यूनिट में गिना जाता है। तो 1 यूनिट के लिए इक्वेशन है 1 किलोवाट आवर। ओके, तो कितने यूनिट होंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन है E = किलोवाट आवर, और यहाँ पे वॉट कितने दिए गए हैं? 500, आवर कितने हैं? 5, और उसको 1000 से डिवाइड कर देना है क्योंकि किलोवाट में हमें देखना है। तो आंसर क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25 और डिवाइडेड बाय 10, मतलब आंसर आएगा 2.5। ओके, 100 वॉट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? हमें हॉट रेजिस्टेंस बोलना है कि इसमें से हॉट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बल्ब का, और बल्ब कितने पावर का दिया गया है? तो बल्ब हमें P = 100 वॉट दिया गया है और वोल्टेज कितना दिया गया है? तो 250 वोल्ट दिया गया है, और हमें पता है कि इक्वेशन क्या है? तो R = V²/P, ये वाला इक्वेशन है ना पावर का। तो हम V की जगह पे क्या रखेंगे? हमें पावर दिया गया V की जगह 250 × 250, ओके, और डिवाइडेड बाय पावर मतलब 100, 250 × 250 तो कितना होगा? 250 × 250 तो 6500 होगा। 625 डबल टाइम 0, ओके, और डिवाइड में 100 होगा, तो 100 तो चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 625। ओके, नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि बंद प्रद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज के पाथ योग के बराबर होता है? हमें पता होगा कि किरचॉफ के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम है वो दिखाता है कि टोटल जितनी ब्रांचेस है उसका जो सम है
वो टोटल करंट बराबर होता है। टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एक क्लोज सर्किट हो और इसमें अप्लाई वोल्टेज दिया गया हो तो उसका सम होता है, मतलब V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके इक्वल होता है। ओके, ये अप्लाई गया वोल्टेज, तो आंसर होगा हमारा डी, मतलब किरचॉफ सेकेंड लॉ। 200 वोल्ट तो 40 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति बताइए। मतलब 200 वोल्ट के दो लैंप है जिसको सीरीज में लगाया गया है। ऐसे सीरीज में दो लैंप लगाए गए हैं और उसको 240 वोल्ट दिया गया है, 240 वोल्ट दिया गया है। ओके, तो इसका टोटल पावर कितना आएगा, तो हमें पता होगा कि पावर का इक्वेशन क्या है, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। हमने आगे देखा ना V स्क्वायर बाय R, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर हमने दो वोल्ट लगा दिए, मतलब 200 इंटू 200, ओके, तो हमारा वोट कितना होगा, दो लैंप लगाए गए हैं तो हमारा वोट कितना होगा। ओके, तो हमारा वोट होगा 100 वोट। कितना होगा, 100 वोट। What is the formula for equivalent resistance of three resistance R1, R2, R3 are connected in parallel? अगर हमने रेजिस्टेंस को समांतर में जोड़ा है, समांतर परिपथ में मतलब ऐसे जोड़ा है, रेजिस्टेंस को दो तरह जोड़ा जाता है, एक तो समांतर में जोड़ा जाता है और एक सीरीज में ऐसे जोड़ा जाता है। ओके, यहाँ पे हमने पैरेलल में ज्वाइंट किया गया है, R1, R2 और ये हमारा R3 हो गया। ओके, तो ये तीनों रेजिस्टेंस हमने समांतर में जोड़े गए हैं, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पता होगा कि 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का है। अगर हमें सीरीज में देखना हो तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला सीरीज का है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें पैरेलल में दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, RT इज इक्वल टू 1/2 1/, मतलब ये हमारा जो 1 निकल जाएगा तो ये सारे के सारे ऊपर आ जाएगा और ये RT वाला नीचे चला जाएगा। ओके, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 रेजिस्टेंस पर क्या होगा। ये हमारा ओम मीटर दिया गया है और इसका हमें रीडिंग लेना है ओपन रेजिस्टेंस से। R2 वाला जो रेजिस्टेंस है वो ओपन रेजिस्टेंस है, तो उसमें हमें रीडिंग लेना है। तो क्या रीडिंग होगा, तो अनंत रीडिंग होगा, मतलब इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हमें पता होगा कि जब कभी भी कई जगह ओपन सर्किट होती है तो ऑलवेज वो इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब अनंत रेजिस्टेंस होता है। अगर हमारी सर्किट शॉर्ट है तो वहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है। कितना होगा, शॉर्ट सर्किट में ऑलवेज ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है और ओपन सर्किट में ऑलवेज इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस होता है। What is the change of resistance value of the conductor as its diameter is double? अगर हम कंडक्टर का डायामीटर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसका कितना होगा। तो हमें एक इक्वेशन पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाय A। A मतलब एरिया, लेकिन हमें करता क्या है, डायामीटर डबल करना है। तो एरिया का इक्वेशन क्या होता है, π/4 d²। अगर मैंने डायामीटर डबल किया, यहाँ पे π/4/2 डाला, तो यहाँ पे डायामीटर हमने डबल किया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे रो L/4 हो जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, डिक्रीज टू 4 टाइम्स।
ये हमें एक फिगर दी गई है, ये वाली रेजिस्टेंस की फिगर है और ये बोल रहा है कि इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं, कार्बन रेजिस्टर आता है, वायर बाउंड रेजिस्टर आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है, कॉम्पोजिट रेजिस्टर आता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस आते हैं, उसकी यूज़ के हिसाब से रेजिस्टेंस होते हैं और वो ऑलवेज वॉट में दिए जाते हैं। मतलब हाफ वॉट का भी आता है, 1 वॉट का भी आता है, 2 वॉट का भी आते हैं। और जैसे जैसे वॉटेज बढ़ेगा, मतलब हाफ वॉट से 1 वॉट होगा तो उसकी जो मोटाई है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का साइज बढ़ेगा वैसे वॉट भी बढ़ेगा। ओके, ये हमें एक रेजिस्टेंस दिया गया है और इसका कलर कोड दिया गया है और उस कलर कोड से हमें पता करना है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो हमें पता है कि एक टेबल है कि जिसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस के कलर दिए जाते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रॉय GBVGW। ब्रॉय मतलब डबल टाइम B, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे और लास्ट वाला वाइट। ओके, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये वाला हमारा फर्स्ट बैंड है। ओके, ये वाला जो हमारा है ये फर्स्ट बैंड है। ये वाला जो हमारा है मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा है फर्स्ट बैंड है। सेकेंड बैंड में क्या आएगा? सेकेंड बैंड में आएगा वैसे ही 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ओके, और उसके थर्ड बैंड में क्या आएगा? तो 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 ऐसे कंटिन्यूसली आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, कौन से कलर है? तो सबसे पहला रेड है। तो रेड कहाँ पे आता है? तो रेड आता है सेकेंड नंबर में, तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या आएगा? 2। ब्लू कहाँ पे आता है? ब्लू कहाँ पे आता है? तो ब्लू आता है 6 नंबर पे, तो यहाँ उसका सेकेंड डिजिट आ जाएगा 6। और जो थर्ड नंबर में आता है वो गुणांक में आता है, वो 10 डेज पे आता है। और थर्ड क्या है? ऑरेंज। तो और ऑरेंज होता है वो कितने नंबर पे आता है? तो थर्ड नंबर पे, तो उसका क्या हो जाएगा? 10⁻3। और लास्ट में क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर दिखाता है कि 10% इम्प्योरिटीज़ है, 10% वायोलेंस होगी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 × 10⁻3 प्लस और माइनस 10%। ओके, ये फिगर में दिखाया गया है कि ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों संबंधित किया जाता है। मतलब ओम मीटर को ऑलवेज दिखाया जाता है नॉन लीनियर स्केल में। नॉन लीनियर स्केल में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि करंट जो होता है ऑलवेज रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। R = V/I होता है ना, तो करंट वो ऑलवेज रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हम ऑलवेज ये वाला जो स्केल है वो ऑलवेज हम क्या करते हैं, लीनियर स्केल नहीं होता, मतलब नॉन लीनियर। लीनियर मतलब एक ये सारे अंक जो दिख रहे हैं ना वो सेम हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ जगह ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 20 40 100 ऐसे तक आएंगे तो यहाँ पे जगह ज़्यादा बढ़ रही है 2 अंक के बीच में। ओके, तो उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। ये हमें एक व्हिस्टन ब्रिज दिया गया है और व्हिस्टन ब्रिज में हमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और उसकी वजह से एक जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं।
3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती है और चौथे की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसका एक इक्वेशन होता है कि PAB डिवाइडेड बाय QBC इज इक्वल टू SAD डिवाइडेड बाय RDC। ओके, तो यहाँ पे PAB की जगह में कितना वॉट दिया गया है, तो 500। ओके, डिवाइडेड बाय QBC की जगह 300 इज इक्वल टू SA 0 नहीं है, यहाँ पे D है। ओके, तो SAD की जगह कितना दिया गया है, 15, और हमें फाइंड क्या करना है, RDC। तो RDC उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। तो क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे जाने दो इसको, तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1/RDC। ओके, तो जब ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा B। क्या आएगा, B। 9 ओम इसका आंसर आ जाएगा B। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच मटीरियल इज हैविंग ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जैसे जैसे सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर, जैसे जैसे सेल्सियस बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी और घटोतरी होगी, उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो 2 प्रकार के टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका आंसर आएगा माइका। माइका का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और तीनों जो नीचे लिखे हैं उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत राशियां कौन सी है। ओम का नियम क्या है, R इज इक्वल टू V/I। तो इसमें दिया गया है कि ओम के नियम में कौन कौन सी राशि इसमें आती है। तो इसमें कौन सी राशि आती है, इसका आंसर हो जाएगा C, मतलब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ये हमें एक पैरेलल सर्किट दी गई है और इसमें 3 रेजिस्टेंस दिया गया है। 3 में से एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कौन सी है। तो मैंने आपको आगे बताया ना कि पैरेलल में वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, R1, R2 और R3 की जगह आप ये वैल्यू लिख लो, 8 ओम 1/8 प्लस 1/3 ओम प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/ टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी और इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें R2 मिल जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, C, 6 ओम होगा इसका आंसर। ओके, अगर एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। कोई एक पैरेलल सर्किट दी गई है, ये वाली पैरेलल सर्किट मैंने रखी है, इसमें से मैं एक ये वाला ओपन रख रही हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज दे दिया, तो क्या होगा, तो इसमें आंसर आएगा C, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ पे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा और यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट है, क्लोज है, ओपन सर्किट नहीं है। लेकिन ये वाली ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा C।
रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी का प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है ओम मीटर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का यूज़ हम सबस्टेशन में करते हैं। जब कभी भी कोई भी सर्किट में फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाता है और सर्किट को ओपन करता है, और जब सर्किट को ओपन करता है तो कांटेक्ट में बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है, आग लगती है, और वो आग को क्विंचिंग करना ज़रूरी होता है। तो उस आग को क्विंचिंग करते समय हम कौन सा वाला रजिस्टर का यूज़ करते हैं, तो हम वेरिएस्टर यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर आ जाएगा ए, वेरिएस्टर। ये हमें दूसरा वाला रेजिस्टेंस हमने आगे सॉल्व किया ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें भी ऐसे रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। एक है रेड, दूसरा वाला है ग्रीन, तीसरा वाला है ऑरेंज। तो हमें पता है कि रेड में क्या होगा कि कौन से नंबर पे आता है रेड, तो 2, और ग्रीन कौन से नंबर पे आता है कोष्टक में, तो 5वें नंबर पे आता है, और उसके गुणांक में आ जाएगा। और ऑरेंज कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे, तो 10 की 3 घात आ जाएगी। और गोल्ड में क्या होता है, प्लस और माइनस 5% होता है टॉलरेंस। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 × 10⁻³ प्लस और माइनस 5% टॉलरेंस। ओके, ये दूसरा वाला हमने आगे जो सॉल्व किया ना व्हीटस्टोन ब्रिज का, वैसा ही ये वाला है। तो इसमें जब आप वो कैलकुलेशन लगाएंगे, कौन सा था इक्वेशन, PAB डिवाइडेड बाय QBD इज इक्वल टू SAD डिवाइडेड बाय RDC। ओके, तो इसमें ये सारी वैल्यू दी गई है, अकेले हमें ये वाली ढूंढनी है। तो आप इक्वेशन में ये सारी वैल्यू डाल दो, और उसके बाद जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आना चाहिए B, 6 ओम। सीरीज सर्किट इसमें से कौन से में यूज़ होती है, ये बोल रहा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। यहाँ पे श्रेणी परिपथ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर। जब कभी भी वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी हो, मतलब वोल्टेज हमें ज़्यादा मेजर करना हो और हमारी वोल्टमीटर की रेंज कम हो, लेकिन हमें उसकी रेंज बढ़ानी हो, तो उसमें मल्टीप्लायर यूज़ होता है। और ऑलवेज मल्टीप्लायर एज अ रजिस्टर वो सीरीज़ में डाला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीरीज़ यूज़ करते हैं। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होगा, तो जब कभी भी कोई सर्किट ओपन होती है तो उसके अक्रॉस में सप्लाई वोल्टेज जितना दिया गया होता है उतना दिखाता है। तो इसमें भी ये होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ओके, आगे हमने देखा वैसे ही ये कैलकुलेट करना है R3 कौन सा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो टोटल करंट सबसे पहले इसका करंट फाइंड करना होगा। करंट फाइंड करने के बाद और रजिस्टर में ये सारे पैरेलल दिए गए हैं, तो उसका R इक्विवेलेंट फाइंड करके हम R3 फाइंड कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा D, 12 ओम। ये एक फिगर दी गई है और इसमें बोला गया है कि यदि ये वाला शॉर्ट कर दिया जाए A और B को, तो उसमें क्या होगा, जब कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। मैंने आपको आगे बोला ना कि ओपन सर्किट हो तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है और शॉर्ट सर्किट में उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। What is the name of resistor if its resistance value increase with increase in temperature? आगे हमने डिस्कशन किया कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है,
तो टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये बता रहा है कि इसमें से कौन से वाले मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा वाला आएगा इसमें? तो इसका आंसर आ जाएगा सेंसिस्टर। सेंसिस्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एलडीआर का भी नेगेटिव होता है, वेरियस्टर का और थर्मिस्टर तीनों का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ओके। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है करंट इनटू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, चालकता की इकाई क्या है, मतलब कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है मोह। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। ओम मीटर किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी का। ओके। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? हमने आगे देखा कि अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, पर डिग्री में चेंज होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? हमें पता है कि एमआई मीटर क्यों यूज़ होता है। तो अगर हमें कोई क्वांटिटी एसी और डीसी दोनों मापनी हो तो हम एमआई यूज़ करेंगे। हम एमसी कब यूज़ करेंगे? तो जब कभी भी में ओनली डीसी क्वांटिटी को जांच करना हो तो हम एमसी यूज़ करेंगे। ओके। तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का यूज़ करके हम बैटरी की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके। हंड्रेड प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 मतलब 1000। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1000। 1000 आने के बाद हमें करंट कितना होगा? तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो I कितना आएगा? तो 50 डिवाइडेड बाय, अगर हम 1000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। करंट हमें कितना मिलेगा? 0.5। अगर हमें करंट मिल गया और हमारा रेजिस्टेंस है तो कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। ओके। तो हमें वोल्टेज फाइंड करना है। हमारे पास रेजिस्टेंस है और करंट भी है। रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम इंटू करंट कितना आया? 0.5। ओके। तो 300 इंटू 0.5 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। आप चेक कर लेना एक बार, 300 इंटू 0.5 कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। ओके। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? आज आगे हमने देखा कि सीरीज कहाँ पे यूज़ करते हैं, वैसा दूसरे में बता रहा है कि विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे हमारा फ्यूज़ होता है वो ऑलवेज सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज पैरेलल में जोड़ा जाता है। लैंप हमारे घर पे जो होता है वो भी पैरेलल में जोड़ा जाता है। और ए मीटर में जो शंट रजिस्टर होता है, जैसे वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर था ना, वैसे ही ए मीटर में शंट रजिस्टर होता है जो ए मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो वो भी पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें मेथड दी गई है। अगर हमें 1 ओम से 100 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस मापना हो तो हम कौन सी वाली मेथड का यूज़ करेंगे? तो हम ऑलवेज व्हिस्टन ब्रिज यूज़ करेंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस एक्यूरेसी में मापन करना हो तो हम व्हिस्टन ब्रिज यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम मीटर।
What is the purpose of shunt resistor R2 used in series type ohm meter circuit? ये वाली हमें एक ओम मीटर है जिससे हम रेजिस्टेंस माप सकते हैं और इसमें ये वाला हमें वेरिएबल रजिस्टर दिया गया है। तो वो बोल रहा है कि इसमें इसका हेतु क्या है, यूज़ क्या है, हम पर्पज़ उसका पर्पज़ बताओ कि इसमें रेजिस्टेंस क्यों यूज़ किया गया है। तो ये रजिस्टर जीरो एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी भी कोई भी ओम मीटर हो और उसमें रजिस्टर अंदर के यूज़ किया गया हो और वो वेरिएबल हो तो वो रजिस्टर ऑलवेज जीरो एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। जिसका आंसर आ जाएगा सी। कौन सी विद्युत राशि चालक की ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? मतलब जब हीट जनरेट होती है कंडक्टर में वो किसकी वजह से होती है? तो हमें इक्वेशन पता है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये हीट का इक्वेशन है। तो इसमें क्या होता है, करंट, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा कंडक्टर में वैसे वैसे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ करंट। What is the change in value of resistance of the conductor if its cross section area is double? अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया किसी रजिस्टर का बढ़ा देंगे, किसी कंडक्टर का बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आगे आपको इक्वेशन दिखाया, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर हम ये ए है उसको डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो डिक्रीज 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया डबल कर रहे हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कितना होगा? वो डिक्रीज 2 टाइम्स, 2 गुना कम हो जाएगा। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। आगे हमने कैलकुलेट किया ना वोल्टेज ड्रॉप, ऐसे ही इसमें भी करना है R4 का, इसका हमें रेजिस्टेंस अरे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। तो मैंने आगे आपको दिखाया वैसे ही आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें आई फाइंड करना होगा और आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। और आर इक्विवेलेंट के लिए ये कितने हैं? 40 है और ये वाला 60 है। तो हमारा R1 कितना होगा? 36, R2 कितना होगा? 100 और R3 कितना है? R3 कितना है? 60 है और R2 40 है। ये दोनों पैरेलल में है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। ओके, आ जाएगा ना आपको? इसमें बोला है कि हमें LDR दिया गया है। LDR क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। और वो क्या होता है, जैसे जैसे उस पर हम लाइट डालते हैं तो उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। तो ये बोल रहा है कि उसमें क्या होगा, तो इसमें लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस उसका घटेगा। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? शक्ति मतलब पावर। तो P की गणना हम कैसे करते हैं? तो V इंटू आई। तो क्या होगा? V इंटू आई। तो इसका आंसर आ जाएगा B, करंट इंटू वोल्टेज। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट 250 वोल्ट रेटेड लैंप। हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कौन सा वाला था इक्वेशन? तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। तो वी स्क्वेयर कितना आएगा? 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय आर। कितना आर हमें फाइंड करना है? P कितना है? 200 वोट। तो ये दोनों चले जाएंगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 312.5 ओम। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? मैंने आगे आपको दिखाया
कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो इन्फिनिटी, और शॉर्ट सर्किट में कितनी होती है, तो 0। तो इसका आंसर ये हमें पूछ रहा है इन्फिनेटिव ओपन सर्किट के बारे में, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनेटिव। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम और 450 ओम और 560 ओम के रेजिस्टेंस में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। ये बोल रहा है कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है और चारों रेजिस्टेंस को हम ऐसे पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो हमें पता होगा कि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है और वोल्टेज सेम होता है हर ब्रांच में। सीरीज़ में उससे उल्टा होता है, सीरीज़ में हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पैरेलल सर्किट के लिए पूछा है, तो जब कभी भी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है करंट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट उसमें से कम पास होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो 560 ओम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो उसमें से करंट कम पास होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा डी। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर कंडक्टर का क्या है, तो कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके। सेकेंड, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मतलब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमें आगे हमने देखा कि हमारा इक्वेशन है रो एल बाय ए, इनमें से कौन सा वाला रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनमें से कौन सा आएगा, तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ उसका क्या है, प्रोपोर्शनली है, मतलब लेंथ हम 2 मीटर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेकिन हम एरिया डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ओके, तो उसका आंसर आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मैं सारे के सारे मॉड्यूल आगे दिखाने वाली हूँ। मतलब आगे जो वीडियो आएंगे उसमें मैं पूरे का पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में कवर करने वाली हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको पता चले कि कब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और आपको एग्ज़ाम में मदद हो जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में सारे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।